नई शिक्षा नीति, चुनौतियां ही चुनौतियां। सब कुछ अच्छा अच्छा, पर अमल हो तो कैसे, यह सबसे बड़ा सवाल। केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। इसके तहत कई तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे। मसलन मानव संसाधन विकास मंत्रालय अब पहले की तरह ही शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। उच्च शिक्षा के लिए एक ही रेगुलेटरी बॉडी बनाई जाएगी, जिससे उच्च शिक्षा क्षेत्र में कई तरह की अलग अलग रेगुलेटरी व्यवस्थाओं से निजात मिल सके। इस नई शिक्षा नीति में नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी NHERA या हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाने की भी बात कही गई है। वहीं राज्यों में स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी बनाने का प्रस्ताव है, जो स्कूल फीस जैसे विवादित विषयों से लेकर सभी मुद्दों पर नज़र रखेंगे। नई नीति में त्रिभाषा फार्मूले को ही जारी रखने पर जोर दिया गया है। 5 वर्ष की उम्र तक शिक्षा से जुड़े विषयों का दायित्व महिला और बाल विकास मंत्रालय के पास रहेगा और उसके बाद HRD मंत्रालय के तहत स्कूल विभाग द्वारा देखा जाएगा। इसमें पब्लिक स्कूलों को लेकर किया गया बदलाव भी महत्वपूर्ण है। अब पब्लिक स्कूलों को प्राइवेट स्कूल के नाम से जाना जाएगा, यानी ऐसे स्कूलों को प्राइवेट की जगह पब्लिक लिखने की अनुमति नहीं होगी। स्कूली शिक्षा में 3 से 18 साल के बच्चों को शामिल किए जाने का फैसला भी प्रगतिशील कदम है। करिकुलम और एक्स करिकुलम का भेद भी समाप्त करने का प्रस्ताव इस नई शिक्षा नीति में है, जो आशाजनक लगता है। इन सब बड़े बदलावों को हम बेहतर मानते हैं, क्योंकि बदलते दौर में इसमें परिवर्तन की जरूरत थी। इससे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 1986 में बनी थी, यानी 34 साल पहले। इन वर्षों में शिक्षा नीति में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ। केवल 1990 और 1993 में इसकी समीक्षा के लिए कमेटियां बनाई गई थी। पर यहाँ सवाल यह है कि क्या हमारी वर्तमान शिक्षा का ढांचा और व्यवस्थाएं इस नई शिक्षा नीति को झेलने में सक्षम है? भारतीय शिक्षा से जुड़ी व्यवस्थाएं किसी से छिपी नहीं हैं। प्राइमरी स्तर से समस्याएं शुरू होती हैं और उच्च शिक्षा तक वही हाल है। लचर व्यवस्था इसका सबसे बड़ा कारण है। क्या ऐसे में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने से बेहतर शिक्षा की लचर व्यवस्था को ठीक करने की जरूरत नहीं थी? उन कमियों को दूर करने की जरूरत नहीं थी जो वास्तव में हमारी शिक्षा व्यवस्था के लिए कठिन चुनौती बनी हुई है? शिक्षा व्यवस्था का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि स्कूल की पढ़ाई करने वाले 9 में से औसतन एक ही छात्र कॉलेज पहुंच पाता है। शिक्षकों की कमी का आलम यह है कि IIT जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी 15 से 25% शिक्षकों की कमी है। भारत की शिक्षा व्यवस्था की भयानक तस्वीर का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं। 18 से 24 वर्ष के महज 12.4% विद्यार्थी ही विश्वविद्यालयों में प्रवेश कर पा रहे हैं, जबकि 25 वर्ष तक के युवाओं की संख्या करीब 51% है। भारत में शिक्षा, उच्च शिक्षा और अनुसंधान के रास्ते में एक बड़ी बाधा है धन की कमी। उच्च शिक्षा के लिए बजट का यदि 24% हिस्सा भी इस क्षेत्र में दे दिया जाए तो सुधार देखने को मिल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होना हमारी नई पीढ़ी के लिए घातक सिद्ध हो रहा है। छात्रों को विदेशी शिक्षा पर निर्भर होना पड़ रहा है। भारतीय छात्र विदेशी विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए हर साल $7 अरब यानी करीब 43,000 करोड़ रुपए खर्च करते हैं, क्योंकि भारतीय विश्वविद्यालयों में पढ़ाई का स्तर घटिया है। 1 लाख से अधिक भारतीय छात्र अकेले अमेरिका में पढ़ रहे हैं। देश की प्राथमिक शिक्षा का और भी बुरा हाल है। प्राथमिक स्कूलों में लगभग 6 लाख कमरों की कमी है। यही हाल शिक्षकों का भी है। कम शिक्षकों पर ही अतिरिक्त कक्षाओं का भार रहता है, जिससे सभी बच्चों पर ध्यान देना संभव नहीं हो पाता है। वैसे तो शिक्षा के अधिकार कानून के तहत प्रत्येक 35 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक की नियुक्ति का प्रावधान है, लेकिन हमारे देश के स्कूलों की वास्तविक तस्वीर इससे बिल्कुल अलग है। वही हाल स्कूलों में बुनियादी ढांचे का भी है। बिजली, पानी, शौचालय, बाउंड्री दीवार, लाइब्रेरी व कंप्यूटर क्लास जैसी सुविधाएं बहुत ही कम स्कूलों में हैं। शौचालय हैं भी तो साफ सफाई और पानी नहीं होता है।
इसका सबसे बड़ा असर लड़कियों को स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। माध्यमिक स्कूलों में तो परमानेंट शिक्षकों की भारी कमी है। लाखों शिक्षक संविदा पर काम कर रहे हैं। ये शिक्षक प्रशिक्षित भी नहीं होते हैं। इसका असर छात्रों के व्यक्तित्व विकास में तो पड़ता ही है, बल्कि जब वे जॉब की तरफ निकलते हैं तो उन्हें वहाँ भी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यही हाल उच्च शिक्षा का भी है। नई शिक्षा नीति उसके बाद भी लागू कर दी गई है, जब 2017 में स्वयं मानव संसाधन विकास संबंधी स्टैंडिंग कमेटी ने भारत में उच्च शिक्षा के समक्ष चुनौतियां और समस्याएं पर अपनी रिपोर्ट सौंपी थी और उसमें संसाधनों की कमी का जिक्र किया गया था। बताया गया था कि यूजीसी के बजट का लगभग 65% केंद्रीय विश्वविद्यालयों और उनके कॉलेजों द्वारा उपयोग किया जाता है, जबकि राज्य विश्वविद्यालयों और उनके संबद्ध कॉलेजों को शेष 35% ही मिलता है। इतना ही नहीं, यूजीसी के मुताबिक कुल स्वीकृत शिक्षण पदों में से 35% प्रोफेसर, 46% एसोसिएट प्रोफेसर और करीब 26% सहायक प्रोफेसर के पद खाली हैं। रिपोर्ट में विश्वविद्यालय और कॉलेजों में प्रोफेसरों की जिम्मेदारी और प्रदर्शन को सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र मौजूद नहीं है, इस पर भी चिंता व्यक्त की गई थी। हम शिक्षा के क्षेत्र में वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भी पिछड़ते जा रहे हैं। उच्च शिक्षा में शिक्षा की गुणवत्ता एक बहुत बड़ी चुनौती है। टॉप 200 विश्व रैंकिंग में बहुत कम भारतीय शिक्षक संस्थानों को जगह मिल पाती है। नई शिक्षा नीति को लागू करने के बाद हम भले ही लक्ष्यधार भाषा में उसका विवरण करने की कोशिश करें, लेकिन क्या वास्तव में सरकार के पास वर्तमान चुनौतियों को दूर करने का कोई खाका है? एक तरफ जहां केंद्र सरकार ने इसे लागू कर दिया है, वहीं इसका विरोध भी शुरू हो गया है। कई विश्वविद्यालयों के छात्र संगठनों ने इसको लेकर विरोध जताया है। राजधानी दिल्ली में विरोध प्रदर्शन भी किया गया। पश्चिमी बंगाल में भी साफ तौर पर कह दिया गया है कि वह अपने राज्य में नई शिक्षा नीति को लागू नहीं करेगा। पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी ने कहा कि नई शिक्षा नीति यानी एनईपी देश के संघीय ढांचे को कमजोर करता है। फिलहाल इसे राज्य में लागू नहीं किया जाएगा। क्षेत्रीय भाषाओं की सूची में बांग्ला को शामिल नहीं करने के केंद्र के फैसले पर भी उन्होंने नाराजगी जाहिर की है। इन सब के बीच बुधवार को नेशनल मीडिया सेंटर में पीआईबी की तरफ से आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सरकार के नुमाइंदों द्वारा सवाल जवाब से बचकर निकलना भी सरकार की मंशा पर सवाल उठाता है। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम नरेंद्र मोदी सहित तमाम राज्यों के गवर्नर, शिक्षाविद आदि भी जुड़े हुए थे। प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री ने इसे शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन लाने वाला बताया, पर क्या जब सरकार इसे ऐतिहासिक कदम बता रही है तो इससे जुड़े सवालों से क्यों बचने की कोशिश की गई है? इससे साफ जाहिर होता है कि नई शिक्षा नीति का प्रारूप कागजों में तो काफ़ी अच्छा और प्रभावशाली दिखाई दे रहा है, लेकिन अपने यहाँ की शिक्षा व्यवस्था की जो स्थिति है, उन हालातों में इसका क्रियान्वयन होना संभव नहीं दिखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, वन डे मैट्रम्स।